तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के औरंगाबाद के बहुत सारे पदाधिकारी, जावेद पटेल साहब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए यहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ वो काम करते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अब किसके साथ चली गई है। कहीं ना कहीं आज हम ये समझते हैं कि ये शुरुआत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे उनके नेता कार्यकर्ता जो है वो मजलिस के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि हमने हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी बुनियाद जो है वो आरएसएस से ताल्लुक रखती है। और कहीं ना कहीं ये एहसास जब दिल में आ रहा है और जब खुली आंखों से वो देख रहे हैं, पहले जब हम कहते थे तो हमारे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, उसमें यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं वो हमको बी टीम कहते थे। अब ये साबित हो चुका है ए बी टीम वही है, बी भी वही है, सी भी वही है उसमें करके। तो यकीनन जो कार्यकर्ता, जो नेता इतनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाता है और उसके पीठ में खंजर घोंपने का जो काम किया जाता है, तो ये नौजवान लड़के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आज हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के जो नेता है वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हमें खुशी है कि ये नौजवान आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। रियासत में राजनीति नहीं चल रही है, रियासत में गंदगी चल रही है। जितनी गंदगी आप राजनीति के अंदर तस्वर कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श, कुछ उसूल हुआ करते थे, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ मॉरल्स होते थे, कुछ वैल्यूज होते थे। ये आज पूरी तरीके से खत्म होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। रात में कोई सोता है एक पार्टी के अंदर, सुबह उठता है तो हमको पता चलता है वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है। तो ये खेल हमको देखने को मिल रहा है और दुर्भाग्यवश ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत दूध के धुले हुए है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे कोई बुलंद आवाज है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है करके, जो एक हफ्ता पहले जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के बारे में अपने ही अंदाज के अंदर वो जब भाषण देते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये सुनाते हैं कि एनसीपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है और कैसा उनका भ्रष्टाचार है, कितने का भ्रष्टाचार है, किस किस के अंदर भ्रष्टाचार है, ये पूरा भाषण में वो कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी को है तो अपने पास शामिल कर लेते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहेंगे, और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा घटिया और भ्रष्ट पार्टी कोई अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखेंगे कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे के पूरे जाके है तो उनके साथ मिल बैठे हैं। अभी जब निकल के आ रहे थे तो नीलम गोरे, जो जिंदगी में कभी है तो चुनकर नहीं आई है, जिंदगी में कभी चुनकर नहीं आई है, लेकिन हर वक्त विधान परिषद के अंदर जाके बैठी है। वो भी अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरा मफलर पहन के अभी बैठी हुई थी और बता रही थी कि मुझे देश का विकास कैसा करना है करके। देश के विकास से कितनी प्रभावित हुई है। कोई प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रही है, उनके सामने फाइल रख रही है कि देख बेटा तेरी ये फाइल है मेरे पास, उसमें आजा मेरे पास, नहीं तो तू गया अंदर। फिर कभी ईडी को छू कर डाल रहे, कभी सीबीआई को छू कर डाल रहे, कभी आईटी को छू कर डाल रहे हैं और किसी को डरा रहे हैं। इससे पहले का जो नाटक चला था वो पैसों के ताकत के ऊपर चला था, कैसा कैसा पैसे का खेल हुआ था, ये सब ने देखा है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति के ऊपर लोगों को लेकर आ गए हैं कि वो ये सोचेंगे कि अब हम आखिर में देना तो किसको देना, विश्वास करना तो किसके ऊपर करना करके। अजीत पवार अपने काका को, जिसके नाम के तो माला जपा करते थे, वो बोल रहा है कि 82 साल के हो गए, घर में बैठ जाओ जाके। तो राजनीति का यह स्तर हो चुका है। लोगों को अब समझना चाहिए
कि सच्चाई क्या है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए करके। अब मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव आने वाले रहेंगे, जब भी कभी आएंगे उसके अंदर, तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझकर अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए। उसमें वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं। एक तो पहले ये है कि पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर अभी तक 38 लोग काम कर रहे थे, अब उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। पहले फेज के अंदर कुछ 60 लोगों को लिया जा रहा है। और पहले होता यह था कि कोई मेंबर का रिश्तेदार है, मेंबर ने रिकमेंड कर डाला, उसको ले लें करके। अब हमने ये तय किए है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के रिक्रूटमेंट्स होंगे एक एग्जाम के जरिए होंगे, और एग्जाम भी वक्फ बोर्ड नहीं कंडक्ट करेगा। एक या तो टीसीएस नाम की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है या दूसरी एक कंपनी है, वो दोनों मिलके है तो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और उस एग्जाम के बेसिस के ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर हम भी चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग बच्चे आए, उनको नौकरियां लगे, ताकि वक्फ बोर्ड को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके है करके। हम कुछ रोल मॉडल्स के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हमने परभनी के अंदर एक प्रोजेक्ट को हाथ में लिए है कि जहां पर है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप किया जा सके करके। हम जो यहाँ की मांडकी की जो जमीन है वहां पे हमने खाली करवाए थे जाके, वहां पे पता चला है कि फिर से वहां पे जाके लोग बैठ जा रहे हैं। तो हमने पुलिस को लेटर लिख रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर है तो इसके अंदर जा रहे हैं कि ये जमीन का फैसला जब तक नहीं होता है तब तक है तो इसके अंदर है तो किसी भी तरह की किसी को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जूझ रहे हैं अभी भी। अगर इसकी इंक्वायरी अगर मोदी जी के अंदर अगर जरा भी प्रामाणिकता होंगी, अगर मोदी जी के अंदर अगर सही मानों में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो इसकी इंक्वायरी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइए। बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स से लाखों रुपया ऐठा गया है, लाखों रुपया। पैसा दो तो हम तुम्हारे को हज का कोटा देंगे करके। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नहीं तो स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे ऊपर तो है तो मानहानि का दावा ठोको करके। कैसा पैसा की लूट की गई है करके। इतने सालों के अंदर हाजी होते हैं उनको इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आपने खुद ने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि जिस कमरे के अंदर 5 लोगों के 7 लोगों के रहने की यह है कैपेसिटी है, वहां पर 20-20 लोगों को ठूस के भरा गया है वहां पे। तो ये हमने तो कहा था कि भाई हज की सब्सिडी आप कैंसिल अगर करेंगे तो आप वो पैसा जो है सही मानों में उसका इस्तेमाल करिए। तुम हज की सब्सिडी कैंसिल कर दे रहे हैं, और जो इंसान पूरी जिंदगी भर की कमाई अपनी उसके ऊपर जमा करके रखता है कि मुझे आखिरी में हज के ऊपर जाना है, तो तुम उससे है तो कहीं एक स्टेशन के ऊपर 80,000 रुपये, हमारे पास से 88,000 रुपये। और ये पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक एयरलाइन, जो कौन सी एयरलाइन थी वो जिसने बिड किया था यहाँ पे, गो एयर ने हमारे लिए यहाँ पे औरंगाबाद से बोला कि मैं हाजियों को लेकर जाऊंगा करके। टेंडर भर दिया, टेंडर मिल गया, तू उड़ाने वाला है, और अचानक बोल रहा मेरे जेब में पैसे नहीं है पेट्रोल डालने के लिए। बोला मैं नहीं उड़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए मेरे पास पैसे करके। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है कि तू बिड कर, तू औरंगाबाद का ठेका ले, तू नागपुर का ठेका ले ले, और एन वक्त के ऊपर तू हाथ ऊपर कर दे कि मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल भरने के लिए करके। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे एयरलाइन को लेके आएंगे, और वो एयरलाइन बोलेंगे नहीं मेरे पास तो अभी हवाई जहाज ही नहीं है, अगर मेरे को उड़ाना है तो मेरे को इतने पैसे ज्यादा देना पड़ेगा करके। तो ये गंदा खेल खेल के हज कमेटी ने करोड़ों रुपया, इनका कोई क्यों हज कमेटी के मेंबर्स नहीं बनाए गए हैं? एमपीज होते हैं उसके अंदर मेंबर, कोई तो भी साउथ के एक आदमी को दिया गया है। बंबई के 2 ऐसे लोग जिनका हज कमेटी से सरकार से कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट आदमियां, उनको भेजा गया कि तुम लोग जाओ और जाके होटल की सौदेबाजी करके आओ करके। 2 प्राइवेट लोगों को जिनका हज कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, इस बार ना तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स वहां पे गए ये देखने के लिए, हर सरकार के मिनिस्ट्री का डेलीगेशन जाता है हज से पहले ये देखने के लिए कि हमारे हाजी इस होटल के अंदर रुकेंगे, कितना डिस्टेंस है मक्का मदीना से, वहां से लोगों को कितनी सहूलत होगी। तो ये पूरा, लेकिन 2 प्राइवेट आदमियों को, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर तुमने मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं किया तो ये दोनों के भी नाम भी मैं डिस्क्लोज करूंगा।
कि कौन लोगों ने तुम्हारे लिए, सरकार के लिए दल्लाली का काम किया है, दल्लाली का काम किए हैं वहां पे जाके। मैं तो जितने भी हाजी लोग हैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि वहां पे अल्लाह की बारगाह में दुआ करिएगा कि अल्लाह इनको नस्त नाबूद कर दे, खत्म कर दे, इनको बर्बाद कर दे, जो ये हज के लिए जो बुजुर्ग लोगों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ा है। और इस बारे में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो इनको पार्लियामेंट के अंदर उधेड़ के फेंकूंगा मैं। सर, बताया जा रहा है कि वहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं और ये जो हाजियों का पैसा है ये डायरेक्ट बीजेपी के अकाउंट में है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये घोटाला जो है ये कई 100 करोड़ रुपए का है, कई 100 करोड़ रुपए का। मैंने खुद ने कितने सारे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स देश भर के, जिनके पास 150 का कोटा है, 200 का कोटा है, साहब हमको जीरो कर दिए हैं, हमको दिए नहीं है। मैं बोला फिर कैसा करे है करके, तो फिर उनका एजेंट आया, बोला इतने पैसे देना तो फिर आपका एक कोटा रिलीज करेंगे करके। उसने अगर ये झूठ है तो मैं तो तुमको चुनौती कर रहा हूं, मोदी जी तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। तुम मुसलमानों के साथ जो ये ज्यादती किए हैं, जो स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी की मिनिस्टर है, तुमको चैलेंज कर रहा हूं मैं। अगर है तुम में हिम्मत तो 8 दिन के अंदर मुझे नोटिस भेज के दो। तुम भ्रष्टाचार तुमने किए हैं और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए हैं तुमने। कहां पैसा गया है ये सब निकल कर आएगा अगर इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन इंक्वायरी कराएगा कौन? कि जो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, महाराष्ट्र कौन सा घोटाला, एक खनन घोटाला, बड़ी लिस्ट लंबी है। कहां गई वो लिस्ट? जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाला है उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे? अब सिर्फ उम्मीद यही करेंगे कि हाजियों हाथ उठाओ हरम शरीफ में और दुआ करो कि अल्लाह इनको अपनी जगह दिखा दे। जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है बस अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करो इनके लिए। MIM यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से 11 तारीख के दिन यहां पर एक कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जितने भी अलग अलग तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है और अलग अलग जाति धर्म के लोग, विशेषकर माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं, हम उनको सबको इनवाइट कर रहे हैं। हम जो ट्राइबल्स है जिन्होंने पूरे देश के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी सूरत के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल मध्य प्रदेश के अंदर उनका बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम यूसीसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई है, पारसीज हो गए है, सिख है, मुस्लिम्स है, ट्राइबल्स है, एससीज है, एसटीज है, इन सबको बुलाकर एक सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं कि यूसीसी अगर आता है तो किस तरीके से आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स के ऊपर सरकार हमला करने की कोशिश कर रही है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कायदा लाने का पिछले हमको 9 साल से हमको ये पता था कि 2024 के इलेक्शन से पहले है तो मोदी जी है तो एक खेल खेलने वाले है कि देश के अंदर एक नया मुद्दा, क्योंकि जब भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है कि मैंने गैस के सिलेंडर की कीमत 350 से 1250, कोई सवाल नहीं करना इसके बारे में। उसमें मैंने नौकरियों का वादा किया था, किसी ने भी सवाल नहीं करना नौकरियों के बारे में। उसमें आज टमाटे जो है 140 और 150 रुपए किलो बिक रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा होगी ही नहीं, कोई सवाल करेगा नहीं उसमें। आज किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। आज मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, जो एक समाज के बीच में दरार पैदा करने का जो एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं उसमें। आज उत्तराखंड के किसी एक स्वामी ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी बुद्धिस्ट को नहीं रहने देंगे, किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, किसी भी क्रिश्चियन को हम नहीं रहने देंगे। साधु के भेष के अंदर है, वो अपने आप को धार्मिक गुरु कह रहा है और हम रहने नहीं देंगे करके। तो इन सबको हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है,
हाँ? हम रहेंगे, उत्तराखंड में भी रहेंगे, हम हिमाचल के अंदर भी रहेंगे, हम पूरे मुल्क के अंदर रहेंगे उसमें। तो ये इलेक्शन से पहले ये इनको चाबी भरकर भेजा गया है कि तुम जाओ अपने अपने राज्यों के अंदर और हमारा जो एजेंडा हम ले रहे हैं उसको एजेंडा के ऊपर काम करो करके। तो ये पूरे एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है। सर गठबंधन हो रहा है तो क्या आपका भी गठबंधन वंचित के साथ? मेरा गठबंधन तुम्हारे साथ रहेगा सर। सर राज ठाकरे तुम मुझे साथ देते रहो, उसके अंदर ये बाकी के ये पूरे सिर्फ मीडिया मेरे साथ में रहा ना तो बाकी के इनको तो सबको नंगा करके छोड़ डालूंगा इंशाअल्लाह उसके अंदर। सर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हा सोबत यावेळी फ्लेक्स आता लावले. राहिलं काय रे बाबा, हा कोण कुठे चालले आम्हाला माहित नाही आहे। हा? तुम्हाला काय वाटतं दोघं एकत्रित येतील भविष्यात? क्या है कि अब देखो सत्ता के लालच के अंदर कौन कहां चले जाएगा किसी को कोई बोल नहीं सकते है उसमें। और जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इम्तियाज जलील भी मुख्यमंत्री बन के आ सकता है। काही शक्य झालेला आहे आता उसमें। तुम्ही कपाळावर हात मारून घेतला, एवढं विचित्र राजकारण झालं, संताप होते सगळं या सगळ्या घडामोडी. मग काय आहे म्हणजे तुम्ही बघा ना उसमें आता मी नीलम गोरेंच्या बाबतीत हे बोललो होतो की पुण्यामध्ये दादोजी कोंडजेचा जेव्हा प्रकरण सुरू होता तर त्यावेळी हीच नीलम गोरेंची रेकॉर्डिंग पोलिसांनी केली होती, मी नाही केलं होतं। आणि ते फोनवर काय बोलत होते की आपल्याला कुठे कुठे गाड्या जाळायच्या आहे, स्वारगेटला आपल्याला बसेसला जाळायचे आहे, एक्सप्रेसवेला आपल्याला जाम करायचे आहे, त्याच्या बाबतीत कोणी बोलत नाही। म्हणजे मला तर असं वाटतं की त्यांनीही ते फाईल काढली असेल कि ताई तुमची ये फाइल काढू का आम्ही। अब आप देखिए ना, सोचिएगा कि किस लेवल के ऊपर राजनीति चली गई है कि कौन कहां कैसा चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो खेद तो होता है कि मतलब इतनी घटिया राजनीति महाराष्ट्र, और ये वही नेता है जो भाषण देने के लिए जब खड़े रहेंगे ना तो शुरुआत कैसे करेंगे, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र। हे संस्कृती होती का महाराष्ट्राची? काहीतरी नीती मूल्य होते ना, ते कुठून आणलेली आहे आपण हे याच्या बाबतीत लोकांनी विचार करण्याची आवश्यकता है। मला असं वाटतं औरंगाबाद तब्दीली नहीं होगा। बंदूक अगर होंगी तो तुमको उड़ा देंगे अभी यहाँ पे, बस कर दो, कितना पूछोगे तुम मेरे से, बस कर दो। बस बाकी के मुद्दे चला। हज हाउस के बारे में देखिए, मैं पिछले बार जब गया था मैंने खुद ने तो देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब के साथ पूरी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि साहब हमारा हज हाउस बन के तैयार है, उसका उद्घाटन आप कर लीजिएगा करके। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों आना चाहेंगे करके। मैं बोला आप पूरा मंत्रिमंडल भी लेके आ गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है करके उसमें, लेकिन वो अभी तक उद्घाटन का समय नहीं दे रहे हैं। हमारा उनसे यही कहना है कि अब हाजी वापस आ रहे हैं, उससे पहले अगर ये फ्लाइट से पहले अगर उद्घाटन अगर हो जाता है, और बोल नहीं सकते हैं कि आज आप मुख्यमंत्री है कल रहते क्या नहीं रहते हैं करके, तो जितनी जल्दी है तो कैंची लेके घूमिएगा। जहां कुछ दिख रहा है कि वहां पे फौरन जाके काट दीजिएगा उसमें, तो आपको आपके नाम पे बिल फट जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा वहां पे। और हमको उनको लाने का मकसद ये है, उनको लाने का मकसद ये है कि भाई हज हाउस का हम तुमसे रिबन कटाएंगे और आम खास का ऐलान करवाएंगे कि आम खास के ऊपर हमको स्टेडियम बनाने का है करके, इस वजह से बुला रहे तुम्हारे को। नहीं तो क्या इम्तियाज जलील के कान में बीड़ी है क्या उनको तुम आओ करके? अरे इम्तियाज जलील भी खासदार है, जाके कैंची लेंगे और काट डालेंगे। लेकिन तुम्हारे को बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना रहेगा हमारा। चलिए, एक अंतर्गत एक नामं झाली होती, सायकल ट्रॅक असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी जवळपास सायकल ट्रॅकचं जर उदाहरण घेतलं 3 कोटी खर्च करून तो विनाकारण खर्च झाला, ते बोलगाड काढून टाकले, आता तो ट्रॅक नाही राहिलेला। काय म्हणाले? काय आहे की मी क्या केंद्र सरकारच्या अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीचा सदस्य आहे आणि अनेक शहरांनी जे पैसा वाया घालवले आहे स्मार्ट सिटीचा ते सायकल ट्रॅकवर केलेले आहे। आणि हे प्रकारचे जे हे टाकले होते त्यांनी प्लास्टिकचे बोलगाड जे आहे ते कुठेही सक्सेसफुल झालेले नाही आहे। तर हे मुद्दा मी मीटिंग मध्ये उपस्थित केलं होतं की हे कशा प्रकारे आपण केलेले आहे, हे पैसा का आपण वाया तर त्यावेळी जॉईंट सेक्रेटरीने असं उत्तर दिलं होतं की सर हे एक्सपेरिमेंट होतं आमचं आणि आम्हालाही मान्य आहे की स्मार्ट सिटीचं जे फंड आहे त्याचा 90-95% जे आहे चांगल्या पर्पजसाठी युटिलायझेशन त्याचं झालेलं आहे।
पण काही नवीन प्रयोग करण्यात आलेले होते आणि ते विफल झालेले आहे. आणि त्याच्यापैकी हे जे रस्त्यांचं जे आहे ते मला वाटतं की ते फेल झालेले आहे. आणि कुठेही म्हणजे ते टेंडर वरून होतं का, आपण स्टडी करून ते काम केले होते का असंच आपण कुणाला दिलं होतं, त्याची चौकशी करायला पाहिजे. म्हणजे कारण विना टेंडरचे आणि आपण त्याचा स्टडी न करता आपण फक्त कोणी आला आणि त्याने सांगितलं की आम्हाला हे लावायचे आहे आणि तुम्ही दिलं असेल तर त्याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे. क्रांती चौकाचं उदाहरण असं आहे की ते लावल्यामुळं उपयोग तर नाही झाला, पण ट्रॅफिकला सगळी अडचण झाली होती, ट्रॅफिक जाम होत होतं. पण तुम्ही क्रांती चौकचं जेव्हा उद्घाटन झालं होतं तर त्याच्यासाठी कोण कोण आले होते आपण बघितलं असेल. आदित्य साहेब आले होते, उद्धव साहेब होते आणि किती मंत्री त्याच्यामध्ये. जे MIDC ला लुटून खाल्ले ते सुभाष देसाई पण होते त्याच्यामध्ये. ओके सर, थँक्यू.